औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। आज हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हम नेचुरल सिलेक्शन के मुतालिक जो थ्योरी एवोल्यूशन में दी गई है उसके बारे में हम कुछ मेन पॉइंट्स जो है वो आज उन्हें डिस्कस करेंगे। Natural selection is the process through which organisms who possess traits that are helpful for reproduction in a certain environment produce more children in the following generation. नेचुरल सिलेक्शन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके पास जो ख़ास किस्म के ट्रेड्स मौजूद होते हैं वो ये देखते हैं कि ये ट्रेड्स जो है वो ऐसे ट्रेड्स जो कि उन्हें हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर, और वो उन ट्रेड्स की वजह से मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो अगली जनरेशन में प्रोड्यूस कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट दे ग्रेजुअली एक्सपेंड द पॉपुलेशंस जेनेटिक डाइवर्सिटी, और इसके नतीजे में चूँकि ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं या इनके पास ऐसे ट्रेड्स मौजूद होते हैं कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं और ज़्यादा चिल्ड्रन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसके नतीजे में ग्रेजुअली एक्सपेंड द पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो पॉपुलेशंस की जेनेटिक डाइवर्सिटी है, यानी उनके अंदर पॉपुलेशंस के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन जो है वो वजूद में आना, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की पॉपुलेशन आ जाती है कि उसके अंदर बहुत सारी जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स जो है वो मौजूद होते हैं। फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी जो है वो पेश की गई थी, जिसमें मेन पॉइंट जो पहला था वो था ओवर प्रोडक्शन। ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर वेरी फर्टाइल सो दैट देयर पॉपुलेशंस कुड ग्रो क्विकली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, अल्लाह ताला ने जो ज़िंदा इंसान बनाए हैं या जो ज़िंदा ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, वो सब के सब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फर्टाइल होते हैं, यानी अपनी जैसी जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं और अपनी जैसी पॉपुलेशन आगे बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ऑल लिविंग क्रिएचर्स आर वेरी फर्टाइल सो दैट देयर पॉपुलेशंस कुड ग्रो, जिसकी बिना पर उनकी जो पॉपुलेशन है या उनकी जो आबादी है वो बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है, एंड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और वो ज़्यादा तादाद में जो है वो अपने जैसे बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन ये एक पहली जो है वो पहला पॉइंट था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का। सेकंड पॉइंट है कंपटीशन। वी कैन ऑब्जर्व दैट पॉपुलेशन साइज डू नॉट राइज टू अ वेरी हाई लेवल इवन आफ्टर प्रोडक्शन। हम ये नोट करते हैं या हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन के बाद भी, यानी एक कोई भी लिविंग क्रिएचर है और वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी जनरेशन को या अपनी पॉपुलेशन को, आबादी को बढ़ा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें दुनिया में वो उस पॉपुलेशन का जो साइज़ है, यानी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो ऑर्गेनिज्म नहीं नज़र आता। इसकी क्या वजह है? द नंबर लार्जली स्टे कांस्टेंट। ये जो नंबर हैं वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहते हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने इतनी अपनी पॉपुलेशन या इतनी आबादी बढ़ा दी कि सारी दुनिया में वही ऑर्गेनिज्म जो है वो नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं होता, बल्कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो कि ओवर प्रोडक्शन कर रहा है उसके बावजूद भी उस दुनिया में उसकी जो क्वांटिटी है या उसके जो नंबर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। दिस इज़ बिकॉज फूड सप्लाईज एंड अदर रिसोर्सेज आर स्केयर्स। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो उन्होंने जो फूड लेना होता है, जो खाना उन्होंने खाना होता है, और जो और मुख्तलिफ रिसोर्सेज हैं, यानी उन्होंने कहीं रहना है, खाना है, या जो भी जो है वो उनके रिसोर्सेज हैं जो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होते हैं, वो स्केयर्स, वो कम हैं। वो उन जितने लोगों को मुयसर होते हैं वो उतने ही जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज़ कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज ऑफ फूड, जिसके नतीजे में क्या होता है, चूँकि वो कम है क्वांटिटी में, फूड सप्लाईज भी और रिसोर्सेज भी, तो उसके नतीजे में जो कंपटीशन है वो बढ़ जाता है इन फूड के लिए और मुख्तलिफ रिसोर्सेज के लिए। जो पॉपुलेशन है उसके दरमियान में जो कंपटीशन है, वो मुकाबला जो है वो बढ़ जाता है। तो ये भी एक रीज़न था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को पेश करने का। थर्ड इसकी जो पॉइंट है वो है वेरिएशंस। नो टू ऑर्गेनिजम्स आर द सेम।
हम ये भी जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं. दे विल नॉट हैव द they will they will not have the same opportunities to survive and reproduce as others. No two organisms are the same. कभी हमने ये अक्सर ऑब्जर्व किया है कि जो दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बिल्कुल सेम, बिल्कुल देखने में जो है वो एक जैसे नज़र नहीं आते हैं. दे विल नॉट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़ टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एज अदर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके पास जो सर्वाइव करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सेम हों, वो बिल्कुल एक जैसी हों. A large portion of this diversity is heritable. और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो डाइवर्सिटी आती है, जो हमें चेंज देखने में नज़र आता है, वो हेरिटेबल होता है. हेरिटेबल के मतलब ये है कि वो उन्हें अपनी जनरेशन से, अपने जो आबाओ अजदाद हैं उनसे हासिल होता है. सच क्वालिटीज़ आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू द जीन्स ऑफ स्प्रिंग. और ये जो क्वालिटीज़ हैं, जो कि मुख्तलिफ तब्दीलियाँ हमें एक ही पॉपुलेशन के अंदर नज़र आती हैं, ये उनके पेरेंट्स से उनको विरासत में मिलती हैं. कैसे मिलती हैं? जीन्स के ज़रिए से मिलती हैं. और ये जीन्स जो है वो जो वेरिएबल जीन्स होते हैं, जो मुख्तलिफ तब्दील हुए हुए जीन्स होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग में आ जाते हैं. नंबर 4 पॉइंट है वो है नेचुरल सिलेक्शन. ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स हु लिव एंड रिप्रोड्यूस कैन गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन. अब ये एक मेन पॉइंट्स है इन तीनों पॉइंट्स का कि ओवर प्रोडक्शन भी हो रही है, कंपटीशन भी है, वेरिएशंस भी आ रहा है, लेकिन इन सब पॉइंट्स के बावजूद जो अल्लाह ताला ने सिलेक्शन की है, सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करते हैं. यानी एक नेचर में, कुदरत में ये चीज़ है कि सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाते हैं जो हु लिव एंड रिप्रोड्यूस कैन गिव राइज टू द नेक्स्ट जनरेशन, जो ज़िंदा रह सकें उस वक़्त तक जब तक कि वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं. यानी उनके अंदर इतनी एबिलिटी हो, वो इतनी अच्छी वो ताकत रखते हों कि वो अगली जनरेशन तक इस उस वक़्त तक पहुंच सकें जब तक कि उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. एंड ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स विद द डिज़ायरेबल वेरिएशंस विल लिव टिल रिप्रोडक्टिव एज. और सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स जो है वो उस वक़्त तक, यानी रिप्रोडक्टिव एज तक अपने पहुंच सकते हैं जिनके पास वो डिज़ायरेबल वेरिएशंस मौजूद होती हैं. यानी वो वेरिएशंस, वो तब्दीलियाँ जो कि उन्हें इन्वायरमेंट के लिए चाहिए होती हैं. The population will have more advantageous genetic variations and fewer harmful ones after many generation. जो आबादी है, ये जो पॉपुलेशन है, उसके पास ज़्यादा एडवांटेजियस होते हैं जेनेटिक वेरिएशंस की, एंड फ्यूवर हार्मफुल वंस आफ्टर मैनी जनरेशंस. बहुत सारी जनरेशन के बाद जो पॉपुलेशन, आबादी जो हासिल होती है, उसके पास ये एडवांटेज होता है, ये फ़ायदा होता है कि उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस अच्छी खासी जो है वो आ चुकी होती है. और जो हार्मफुल वंस होते हैं, यानी जो कि वो तब्दीलियाँ जो कि उन्हें फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं, वो जो है वो बहुत सारी जनरेशन के बाद ख़त्म हो जाती हैं. नेचुरल सिलेक्शन इज़ एसेंशियली एन एलिमिनेशन प्रोसेस. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो बेसिकली एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो ऑर्गेनिजम्स जो कि नेचर में इतने काबिल नहीं होते हैं कि वो अच्छी रिप्रोडक्शन कर सकें या कंपटीशन कर सकें अपने जैसे और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ, या उनके अंदर ऐसी वेरिएशंस ना आएँ कि वो अगले जो आने वाला जो इन्वायरमेंट है उसमें सर्वाइव कर सकें. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स एलिमिनेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं कुदरती तौर पर, नेचुरली तौर पर वो ख़त्म हो जाते हैं. ओनली फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स विल सर्वाइव. और सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स जो कि फिटेस्ट होते हैं, अपने इन्वायरमेंट के अंदर वो मुकाबला कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ और पॉपुलेशन के साथ, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं. आफ्टर अ फ्यू ईयर्स वोएज अराउंड द वर्ल्ड इन द शिप HMS बंगाल, कुछ जो है वो सालों के बाद जो एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो दुनिया का सफ़र किया. चार्ल्स डार्विन पुट फोर्थ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट था और उन्होंने अपनी नेचुरल सिलेक्शन से मुतालिक एक थ्योरी दी 1838 और 1859 में. ही रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन रिकॉर्डिंग हिज ऑब्जर्वेशन. उसने जो अपनी ऑब्जर्वेशन, जो उसके मुशाहिदात थे, वो जो उसने नोट किए थे इस सारे सफ़र के दौरान में,
उसने उन सारे मुशाहिदात को, अपनी सारी ऑब्जर्वेशन को इस बुक में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन के अंदर जो है वो नोट कर दिए यानी लिख दिए। Charles Darwin was able to create his theory of natural selection when he visited the Galapagos Island. चार्ल्स डार्विन को क्यों महसूस हुआ कि उसको ये थ्योरी लिखनी है, यानी उसने ये ऑब्जर्व किया जब वो एक आइलैंड के ऊपर से गुजरा, एक आइलैंड पर वो गया। ही फाउंड अ नंबर ऑफ फिंच स्पीशीज दैट वेरिड फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड, और उसने ये देखा कि वो जिस आइलैंड पे जा रहा है उससे अगले आइलैंड पे जब वो जाता है तो वहाँ पर जो फिंच की स्पीशीज़ हैं, फिंच बेसिकली एक बर्ड होता है, उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो वेरी करती जा रही हैं, यानी वो मुख्तलिफ हैं। है तो वो एक ही स्पीशीज़ फिंच, लेकिन जब वो मुख्तलिफ आइलैंड्स पे जाता है तो वो उनके अंदर कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी सी तब्दीलियाँ उसे नज़र आई। He noticed that the form of the bird's beak varied depending on the kind of food they eat. और उसने ये नोट किया, उसने ये जो है वो ऑब्ज़र्व किया कि जो बर्ड्स की बीक है वो वेरिड, वो मुख्तलिफ होती है किस लिहाज से, उनके फूड के लिहाज से, जिस किस्म का खाना, जिस किस्म का फूड उन्हें अब उस आइलैंड पर मुयस्सर होता है, उनकी बीक जो है यानी जो उनकी चोंच है वो भी उसी तरह से चेंज हुई भी नज़र आती है उसको। डार्विन बिलीव दैट द प्रोसेसेस ऑफ स्पेसिएशंस एंड एडेप्टेशन वर लिंक्ड। फिर उसने जब ये सब कुछ देखा तो उसने ये बिलीव किया, उसे ये यकीन हो गया कि प्रोसेस ऑफ स्पेसिएशन यानी किसी भी स्पीशीज़ का जो प्रोसेस है उसका, और एडेप्टेशन, और वो जो उस माहौल के मुताबिक वो अपने अंदर तब्दीली लेकर आता है, वो दोनों आपस में लिंक्ड हैं। द ओवरऑल एक्यूमुलेशन ऑफ एडेप्टेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, लिहाजा उसने कहा कि जो ओवरऑल एक्यूमुलेशन और एडेप्टेशन है, जितनी भी जो मुताबिकत मौजूद है उनकी इन्वायरमेंट के साथ, आइसोलेटेड फ्राम द ओरिजिनल इन्वायरमेंट बाय जियोग्राफिक बैरियर्स, वो उन्हें किस लिहाज से मुख्तलिफ करती है, उनके जो जियोग्राफिक बैरियर्स हैं यानी जो उनको जोग्राफियाई लिहाज से अलग करते हैं, उसी तरह से उनकी जो एडेप्टेशन है वो भी जो है वो मुख्तलिफ होती है। वुड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीशीज़ फ्रॉम एन इंसेस्ट्रल फॉर्म, और फिर उसने कहा कि यही वजह है कि जियोग्राफिकली जो फिंचेस हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो मुख्तलिफ इस वजह से होते हैं क्योंकि ये जो न्यू स्पीशीज़ हैं वो जो है वो कहाँ से आती हैं, वो तो अपने इंसेस्ट्रल फॉर्म से आती हैं, यानी जो उनके आबाओ अजदाद हैं वहाँ से आती हैं, लेकिन जोग्राफिकली यानी जोग्राफिकली जो बैरियर्स हैं मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जो स्पीशीज़ मौजूद होती हैं वो अपने माहौल के मुताबिक अपने आप को थोड़ा थोड़ा सा तब्दील कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू अपने आबाओ अजदाद, यानी जो उनके इंसेस्ट्रल होते हैं वो तो एक ही होते हैं, जो उनके आबाओ अजदाद हैं वो तो एक ही हैं, लेकिन वो इन्वायरमेंट के लिहाज से अपने आप को कुछ कुछ जो है वो तब्दीलियाँ उनके अंदर आ जाती हैं। द टू ग्रुप्स could differ sufficiently over many generations to be classified as two different species. जो दो ग्रुप्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं मैनी जनरेशन, जब बहुत सारी जनरेशन्स गुजर जाती हैं तो वो क्यों जो है वो मुख्तलिफ होते हैं, उनको जो है वो डार्विन ने आइडेंटिफाई किया कि आइडेंटिफाई 3 बेसिक पैटर्न्स इन बायोलॉजिक डाइवर्सिटी। जो बायोलॉजी के अंदर डाइवर्सिटी आ रही है यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, डार्विन ने कहा कि ये जो 3 बेसिक पैटर्न्स हैं उनकी वजह से उनके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। एक तो उसने कहा ग्लोबल है, दूसरा उसने कहा लोकल है, और तीसरा जो है वो वेरिएशंस ओवर टाइम इन स्पीशीज़। तो डार्विन जो है वो उसने आइडेंटिफाइड किया, डार्विन आइडेंटिफाइड 3 बेसिक पैटर्न्स इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डार्विन ने ये आइडेंटिफाई किया कि 3 बुनियादी वजूहात थी बायोलॉजी के अंदर आने वाली तब्दीलियों की। नंबर 1 इज़ ग्लोबल, यानी पूरी दुनिया के अंदर जो तब्दीली आ रही है। नंबर 2 इज़ लोकल, जो कि लोकली जो है वो तब्दीली आ रही है एक हिस्से से, एक खित्ते से दूसरे खित्ते में। और नंबर 3 इज़ वेरिएशन ओवर टाइम इन स्पीशीज़, और वो तब्दीलियाँ जो कि टाइम के साथ, वक्त के साथ साथ स्पीशीज़ के अंदर आ रही हैं। ये उसने जो है वो अपनी थ्योरी का एक निचोड़ पेश किया कि उसकी थ्योरी के मुताबिक, नेचुरल सिलेक्शन के मुताबिक, ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं या जो पॉपुलेशन है उसके अंदर उनके एंसेस्ट्रल वन से जो है वो तब्दीलियाँ इस वजह से आ रही हैं। नेचुरल सिलेक्शन कॉजेज पॉपुलेशन वाइड चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसीज। नेचुरल सिलेक्शन में जो पॉपुलेशन में तब्दीलियाँ आ रही हैं, पॉपुलेशन वाइज जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो उनकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है
वो टाइम के साथ साथ जो उनके जीन्स में तब्दीलियाँ आती हैं उसकी वजह से जो है वो मौजूद होती हैं। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल्स विद मोर एडवांटेजियस ट्रेट विल बी मोर प्रिवलेंट इन द पॉपुलेशन, जिसके नतीजे में जो इंडिविजुअल होते हैं वो ज़्यादा ऐसे ट्रेड्स को हासिल कर लेते हैं जो कि उन्हें फ़ायदा देते हैं उस पॉपुलेशन के अंदर सर्वाइव करने का। एंड इंडिविजुअल विद लेस एडवांटेजियस ट्रेड, और ऐसे ट्रेड्स जो कि उन्हें फ़ायदा नहीं देते हैं, ट्रेड्स होते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि उन्हें फ़ायदा दे सकते हैं आगे के इन्वायरमेंट के लिहाज से और उन्हें अगली जनरेशन में फ़ायदा दे सकते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स तो वो पॉपुलेशन जो है वो हासिल कर लेती है। और ऐसे करेक्टरिस्टिक्स जो कि लेस एडवांटेजियस होते हैं, ऐसे ट्रेड जो कि लेस एडवांटेजियस होते हैं, वो जो है वो उन्हें कम फ़ायदा देते हैं। इन ब्रिटेन द इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म्स ऑफ पेपर्ड मॉथ इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। एक जो है वो पेपर्ड मॉथ एक ख़ास किस्म की बटरफ्लाई थी जिसको जो है वो इंडिकेट किया गया नेचुरल सिलेक्शन के लिए, यानी उसके ऊपर जो है वो रिसर्च की गई नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के मुतालिक जो है वो बात करेंगे। साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।